भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी के साथ खुद को फिर से लिखती है। आज हम इसी के सफर को समझने वाले हैं, उन बड़े और ऐतिहासिक बदलावों के जरिए जिन्होंने भारत की किस्मत को एक नया आकार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि 70 साल से भी ज्यादा पुराना ये दस्तावेज आज भी हमारे लिए, एक मॉडर्न देश के लिए रेलेवेंट कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, संशोधन। यानी वो बदलाव जो इसे समय के साथ ढालते हैं और देश की जरूरतों के हिसाब से इसे लगातार बेहतर बनाते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर से जब संविधान लागू होने के फौरन बाद इसमें पहले और सबसे जरूरी बदलाव किए गए। देखिए, इन शुरुआती संशोधनों ने आजाद भारत की दो सबसे बड़ी चुनौतियों को संभाला। पहला था जमींदारी खत्म करना। तो पहले संशोधन ने भूमि सुधारों को कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची बना दी। वहीं 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया और भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इससे बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों को भारत में शामिल करके देश को उसका वो रूप दिया गया जो हम आज देखते हैं। 60 और 70 का जो दशक था ना, वो भारत के विस्तार का दौर था। दादरा और नगर हवेली, पुर्तगालियों से आज़ाद हुए गोवा, दमन और दीव और फ्रांसीसी शासन वाला पुडुचेरी, ये सब भारत का हिस्सा बने। और फिर 1975 में 36वें संशोधन के साथ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जब सिक्किम ने एक संरक्षित राज्य से भारत के 22वें पूर्ण राज्य तक का सफर तय किया। अब हम भारतीय संविधान के इतिहास के शायद सबसे विवादास्पद चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जब एक संशोधन ने संविधान की आत्मा को ही बदलने की कोशिश की थी। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और भाई, वजह भी बिल्कुल साफ है। इमरजेंसी के दौरान लाए गए इस संशोधन ने न सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द शामिल किए, बल्कि इसने संसद को लगभग बेहिसाब शक्तियां दे दी और न्यायपालिका के अधिकार को काफी कम कर दिया था। अब इतने बड़े बदलाव के बाद एक करेक्शन तो आना ही था, और वो आया 44वें संशोधन के रूप में, जिसने एक तरह से बैलेंस वापस लाने का काम किया। इसने 42वें संशोधन के कई विवादित नियमों को पलट दिया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया और भविष्य में इमरजेंसी लगाना और भी मुश्किल बना दिया। कैसे? आंतरिक अशांति जैसे शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसी ठोस वजह को जोड़कर। अब बात उन संशोधनों की जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को, मतलब डेमोक्रेसी को, और भी मजबूत किया और पावर को आम आदमी के और करीब पहुंचाया। सोचिए, आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारत में वोट डालने के लिए आपकी उम्र कम से कम इतनी होनी जरूरी थी, 21 साल। और फिर एक क्रांतिकारी बदलाव आया। लोकतंत्र में भागीदारी की उम्र बदल दी गई। अब ये नई उम्र थी जो दिखाती थी कि देश अपने युवाओं पर भरोसा करता है। ये हुआ था 1989 में 61वें संशोधन से, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। इस एक कदम ने करोड़ों युवाओं को वोटिंग का हक दिया और भारत के चुनावी मैदान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लोकतंत्र को मजबूत करने का एक और तरीका होता है विकेंद्रीकरण। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो शासन की शक्ति को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांवों और शहरों के लेवल तक पहुंचाना। और इसी विकेंद्रीकरण के आइडिया को जमीन पर उतारा 1992 के 73वें और 74वें संशोधनों ने। इन्होंने गांवों में पंचायतों को और शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब पावर सही मायने में आम आदमी के दरवाजे तक पहुंच गई। चलिए, अब आते हैं 21वीं सदी में और देखते हैं कि कैसे हाल के संशोधनों ने भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को एक नया रूप दिया है। इस दौर में कई बहुत बड़े बदलाव हुए, जैसे 86वें संशोधन ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। फिर आया 101वां संशोधन, जिसने जीएसटी लाकर पूरे देश का टैक्स सिस्टम ही बदल दिया। वहीं 102वें संशोधन ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक ताकत दी और 103वें ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोला। हमारा संविधान भारत की भाषाई विविधता, मतलब जो इतनी सारी भाषाएं हैं, उसका भी पूरा सम्मान करता है।
समय समय पर 8वीं अनुसूची में और भाषाएं जोड़ी गईं और इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बीडीएमएस से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए, अब कहानी को बिल्कुल आज के समय तक ले आते हैं और देखते हैं हाल की कुछ सबसे जरूरी संवैधानिक बदलावों को। 104वें संशोधन ने दो काम किए। एक तरफ SC/ST आरक्षण को जारी रखा तो दूसरी तरफ एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनयन को खत्म कर दिया। इसके ठीक बाद आया 105वां संशोधन, जिसने राज्यों को अपनी OBC लिस्ट बनाने का अधिकार वापस देकर केंद्र राज्य संबंधों में एक जरूरी संतुलन बनाया। और अब एक ऐसा संशोधन जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई, एक ऐसा कदम जो भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये है 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इसका सीधा मकसद है देश की सबसे बड़ी पंचायतों यानी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये कानून फौरन लागू नहीं होगा। इसे लागू करने से पहले देश में एक नई जनगणना होगी और फिर लोकसभा सीटों का फिर से निर्धारण किया जाएगा, जिसे परिसीमन कहते हैं। उसके बाद ही ये ऐतिहासिक बदलाव जमीन पर उतरेगा। तो पहले संशोधन से लेकर 106वें तक ये पूरा सफर क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा ताकत है। बिल्कुल वैसा ही जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है, जो देश के साथ साथ चलती है और बदलती रहती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की चुनौतियों को देखते हुए अगला यानी 107वां संशोधन किस मुद्दे पर होना चाहिए? क्या वो पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए, या डेटा प्राइवेसी पर, या फिर कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।